हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया था। ठीक है जी, चलो आगे देखो, आप समझो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेलों का प्रदर्शन। लिख लेना इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल लिख लेना आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्या मतलब हुआ समझो ध्यान से। पहला पॉइंट है, देखो होता क्या है, आपको पता हो तो मैंने एक सेल रिएक्शन लिखी थी या इस तरीके से याद करो, मेटल आयन 2+ और इस तरीके से लगाया था, और यहाँ पे क्या लिखा था, कॉपर 2+, और यहाँ क्या लिखा था, कॉपर लिखा था। ठीक है, तो ये हम ये स्लैश क्यों लगाते हैं, ये सब क्यों करते हैं, यही सब मैं इसको अंदर बताऊंगा कि ऐसा कब करना और कब नहीं करना है। तो देखो गैल्वेनिक सेलों का पहला पॉइंट आप ध्यान रखना हमेशा, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप लोग कि हमेशा एनोड को तो क्या कब लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और कैथोड को कब लिखेंगे, बाद में। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है और कैथोड को हमेशा राइट साइड रखा जाता है। समझ में आ गई बात। तीसरी बात ध्यान रखना, यदि मेटल और आयन दोनों आ जाए, कौन, मेटल और आ जाए मेटल आयन, तो ध्यान इनके बीच में स्लैश लगाते हैं। अगर मेटल और मेटल आयन दोनों आ जाए तो हम क्या लगा देते हैं, स्लैश। धातु और धातु आयन आ जाए तो इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, स्लैश। जैसे ये मेटल और मान लो इसी का कोई आयन आ गया तो बीच में क्या लगा देंगे, स्लैश। ठीक है, इस जैसे आपने किया था एग्जांपल, देखो सभी लोग, देखो आपने ये किया था, Zn क्या थी, मेटल, और इसका आगे क्या लगाया था, स्लैश। Zn 2+ कर दो। समझ में आ गई बात कैसे कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला इस तरीके से है, अगर सॉल्ट ब्रिज आ जाता है, कौन आ जाता है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु आ जाता है। ठीक है, तो इसको डबल स्लैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डबल स्लैश। क्या मतलब हुआ, तो देखो ये पढ़ा था हमने, Zn 2+ और क्या लगाया था तुमने, डबल स्लैश, कॉपर 2+ और कॉपर। इसका मतलब जो ये डबल स्लैश लगा है वो क्यों लगा है, लवण सेतु के कारण। समझ में आ गई बात। 5 नंबर देखो, यदि आपको कंसंट्रेशन या सांद्रता शो करवानी है तो आप C से दिखाओगे। किससे दिखाओगे, C से। क्या मतलब हुआ कि मान लो यहां पे लिखा हुआ है Zn और Zn 2+, और यहां लिखा हुआ है कॉपर 2+ और कॉपर। बताओ सॉल्यूशन में कौन है, आयंस होंगे, कभी मेटल का सॉल्यूशन में हो नहीं सकती है, तो कंसंट्रेशन किसकी करेंगे, इसकी C1 बोल देंगे और इसकी क्या बोल देंगे, C2 बोल देंगे। समझ में आ गई बात। चलो जी बहुत बढ़िया। 6 नंबर ध्यान रखना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन का पार्ट लिखा जाता है, ऑक्सीकरण का पार्ट लिखा जाता है, और उसके बाद किसका पार्ट लिखा जाता है, रिडक्शन का। समझ में आ गई बात। तो पहले तो ऑक्सीकरण का पार्ट लिखा जाएगा और फिर अपचयन का पार्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले कौन लिखते हैं, एनोड, और बाद में कौन लिखते हैं, कैथोड। ठीक है, एनोड लेफ्ट में और कैथोड राइट में लिखा जाता है। मेटल में क्या होता है, मेटल और मेटल आयन के बीच में क्या लगाते हैं, स्लैश। अगर सॉल्ट भी जाकर क्या लगाते हैं, डबल स्लैश। अगर कंसंट्रेशन किसे दिखाते हैं, C से। आयन की कंसंट्रेशन C1 होगी, दूसरी कितनी होगी, C2। पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण, और फिर क्या होता है, अपचयन। पहले ऑक्सीडेशन और फिर क्या होता है, रिडक्शन। समझ में आ गई यहां तक बात। चलो जी ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मिटा दें, देख लो फटाफट। ठीक है, देखो ये जो हमने अब तक पढ़ा है वो पढ़ा है गैल्वेनिक सेल।
ठीक है, इसको वोल्टियर सेल भी कहते हैं, वोल्टियर। चलो इसको हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो उसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर सेल के ऊपर आएंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आप हेडिंग डाल देना, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर सब हेडिंग चलेगी। पहला चलेगा चालक क्या होते हैं, पहली बात तो ये। कंडक्टर्स क्या होते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, कुचालक। कुचालक या अचालक क्या होते हैं, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, आई थिंक ये सब। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, चालक वे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित या फ्लो होने देते हैं। क्या लिखा है? जो प्रवाहित होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं। और जो नहीं होने देते, और जो वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं होने देते, वे क्या कहलाते हैं? कुचालक या अचालक, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ऐसे कौन से होते हैं? तो सारी मेटल्स एग्जांपल में, सारी धातुएं, समझ में आ गई बात? यहां क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगी, खूब सारे एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, ठीक है। और रबर आ जाएगा, रबर ले लो, है ना, वुड ले लो, लकड़ी वगैरह ले लो, और काफी सारे मेटल्स भी होते जो कुचालक या इस तरीके से होती है। समझ में आ गई बात? इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। वुड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं रबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, मैं जितना आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूं ना, आप नोट्स बनाते चलिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो भले आप कॉपी में इसको करते चलिए, ताकि आपको साथ के साथ समझ में आएगा, और फिर जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूं, उन नोट्स को देख लेना। समझ में आ गई बात? तो आप इस तरीके से आराम से पढ़ सकते हैं। चलो, हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने से पहले मैंने पढ़ा है कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर होते क्या है। तो देखो, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। नेक्स्ट देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, बस थोड़ा सा ब्रीफ मुझे डिस्क्रिप्शन देना था, मैंने दे दिया है। देखो जी, समझो, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वैद्युत अपघटन और वैद्युत अनअपघटन। ठीक है। तो देखो, यहां पे हम दो तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो, यहां क्या करते हैं हम, देखो ऐसे मैटर की बात करते हैं, ऐसे पदार्थ की बात करते हैं, ऐसे पदार्थ, शॉर्ट नहीं, देखो ऐसे पदार्थ या ऐसे मैटर, ठीक है, जो या तो अपनी लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, या अपनी मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, या तो अपनी द्रव अवस्था में या फिर मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन को मोल्टन लिखना, मोल्टन का मतलब होता है भाई उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों फॉर्म रहती है। जैसे जेल होती है ना, जेल, वो मोल्टन फॉर्म की बात कर रहे हैं। इस फॉर्म में ये क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, चालक की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? चालक या कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। वापस सुन लेना भाई, ऐसे मैटर जो अपनी लिक्विड फॉर्म में या अपनी मोल्टन स्टेट में, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करते हैं? कंडक्टर या चालक की तरह बिहेव करते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघटन। ठीक है, अभी क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें आयंस का फ्लो होता है,
आयंस का क्या होता है, आयनों का फ्लो होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पर परिभाषा कैसे याद करोगे, डेफिनेशन कैसे याद करोगे कि भाई ऐसा मैटर, ऐसे पदार्थ जो अपनी लिक्विड या मोल्टन स्टेट में किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर या चालक की तरह। ठीक है, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर किसका फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर यही मैटर सॉलिड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ये वाले मैटर, ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी या कंडक्टर की तरह बिहेव, चालक की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान करें, वापस सुन लो। कुछ ऐसे मैटर की बात कर रहा हूं जो तीन फॉर्म की बात की है, लिक्विड, मोल्टन और सॉलिड। अगर लिक्विड और मोल्टन में अगर ये होते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर या चालक की तरह। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये कंडक्टर या चालक की तरह बिहेव नहीं करते। इसे मैंने क्या लगा दिया है, क्रॉस। एग्जाम्पल देखो, यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिया है NaCl। देखो अगर मैं सॉलिड NaCl ले लूं तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, लेकिन या तो मैं इसको पानी में डाल दूं या फिर मैं इसकी मोल्टन स्टेट ले लूं। कौन सी स्टेट ले लूं, मोल्टन। ठीक है, या फिर कौन सी स्टेट ले लूं मैं, लिक्विड, या तो किसमें डाल दूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में ले लूं। या तो मोल्टन स्टेट हो या लिक्विड स्टेट हो, द्रव में हो या फिर पानी में हो। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, एक ही बात है लिक्विड और एक्वस वाली बात। तो ध्यान रखना NaCl सॉलिड स्टेट में, तो NaCl अगर सॉलिड लिखा हुआ है तो इस सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। किसमें करता है, तो मोल्टन स्टेट में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार। ठीक है, चलो हम इसकी बात करते हैं। देखो वैद्युत अणु बेटे क्या होते हैं भाई, ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ या ऐसे मैटर या पदार्थ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो मोल्टन में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो कंडक्टिविटी या कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, वो चालक की तरह या कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल क्या है, तो ध्यान रखना, यूरिया, शर्करा, शुगर, ETC। ठीक है, यूरिया हुआ, शुगर हुआ, शर्करा, शुगर मतलब शर्करा की बात करें। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे मैटर जो लिक्विड अपनी मल्टी स्टेट में किस तरह बिहेव करते हैं, चालक तरह। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। लेकिन अगर यही मैटर सॉलिड फॉर्म में हो तो क्या कंडक्टर बिहेव करेंगे, क्या नहीं करेंगे जी। ठीक, क्यों, क्योंकि आयंस नहीं होंगे। चलो जी नेक्स्ट बताओ, NaCl का एग्जांपल लिया, मोल्टन और लिक्विड फॉर्म में तो करता है सो, लेकिन NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो नहीं करेगा। ठीक है, और ये मैटर हो तो लिक्विड, मोल्टन, सॉलिड, चाहे किसी में हो ये, तो ये कंडक्टर बिहेव नहीं करते। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनागोटे विलयन या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या, यूरिया और शुगर। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं, मिटाते हैं। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं, कोई बात नहीं, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर बोर्ड पढ़ते हैं फिर नोट्स ही उतारते हैं। पहले आप समझ लो, है ना, 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम फ्री बैठे हो, हैं। चलो समझ में आ गई यहां तक बात। अब बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वैद्युत अपघटन विलयन के प्रकार। देखो जी, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते क्या है, जो इजीली लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में क्या दे दे, आयंस का क्या कर, आयंस को क्या कर दे, स्थानांतर कर दे या ट्रांसफर कर दे, वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहलाते हैं। मुझे एक बात बताओ, कुछ ऐसे भी मेटल होंगे जो मान लो 100% आयंस देते हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 100% आयंस नहीं देते हो। तो इसी पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघटन
और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनको क्या बोला मैंने? दुर्बल वैद्युत अवघटन। तो देखो हम यहां पर दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और एक हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? मान लो कोई मेटल लिया मैंने, कोई पदार्थ लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। मैंने इसमें किसमें डाला? वाटर में, ठीक है, वाटर। और यहां में मैं ए बी मान लेता हूं, ठीक है। ये अपने आयंस में टूट गया। किसमें टूट गया? आयंस में। और कितने परसेंट आयन में टूटा? 100% आयन में आयोनाइज्ड हो गया। किसमें हो गया? आयोनाइज्ड हो गया, आयनित हो गया। इसका मतलब ऐसे मेटल, ऐसे पदार्थ जो जल में या जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो आप HCl का, NaCl का, NH4Cl का, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल है जो आप आसानी से कर सकते हो। ये है, एक है CH3COONa का, है ना। ये भी सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग में आते हैं, ठीक है। HNO3 का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो ये सब किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग में आते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ी हुई चीज है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल या ऐसे पदार्थ जिनको अगर वाटर में डालोगे, ये भी क्या है? ये भी वाटर में ऐड करोगे, जल में ऐड करोगे, तो ये बनेंगे तो इसमें भी आएंगे, लेकिन लेस देन 100%, ठीक है, लेस देन 100%, ठीक है, 100% से कम, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब जो पूरा आयनाइज हो जाता है, पूरा आयनिक हो जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रबल वैद्युत अवघटन। लेकिन जो बहुत ही कम होता है, आंशिक बोलो, पार्शियल बोलो या 100% से कम बोल लो, वो क्या होता है? दुर्बल वैद्युत अवघटन या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां लिख सकते हो पार्शियल आयोनाइज्ड, आंशिक आयनित। क्या बोलोगे? आंशिक आयनित, ठीक है जी। समझ में आ गई यहां तक बात? देखो यहां पर एग्जांपल है CH3COH, HF, H2CO3, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। और यहां पर और भी कर सकते हो आप H2CO3, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो देखो आयन तो दोनों में ही है, लेकिन ये कैसा आयन डिसोसिएशन कर रहा है? 100% आयनाइज्ड हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। और ये कितना हो रहा है? 100% से कम हो रहा है। समझ में आगे बात? आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। हटा दो उसको, ठीक। इसका मतलब आप लोग समझ चुके हो कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें भी पढ़ा दिया आपको कौन तो स्ट्रॉन्ग होता है और कौन वीक होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है। वैद्युत अवघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। देखो इस टाइप के सेल में क्या होता है? बहुत सिंपल है। पहली बात ध्यान रखना, पहली बात इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। पहला तो इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन काम में लेते हैं, वैद्युत अपघटे विलयन काम में लिया जाता है। और कैसा काम में लिया जाता है? जो कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, प्रबल हो। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? देखो यहां पर जो एनोड होता है और यहां पर जो कैथोड होता है, इनमें केवल साइन का डिफरेंस होता है। याद करो हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था
तो उसमें मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल में साइन क्या था, एनोड पे, देखो ट्रिक बताई थी एनोड, तो एनोड पे क्या था, नेगेटिव। इसका रिवर्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। केवल साइन चेंज होता है और कोई भी चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्यों होता है मैं आपको ये बात अभी समझा दूंगा। यहां तक समझ में आ गई सबको बात। ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोड में प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। कौन से इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। फोर ध्यान रखना। अगला है इसमें, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो HCl इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसका सेल बनाते हैं, ठीक है। देखो सेल कैसे बनता है, तो इतनी सी बातें आपको याद रखना है। हम HCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख लो, काम में ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। HCl वैद्युत अपघट्य विलयन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सेल बनता कैसे, हटा दें इसको, चलो जी अच्छी बात। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं सेल की, कि सेल बनेगा कैसे। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक कंपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रोड डुबाते हैं, और यहां पर इसको एक सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो जी, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का ले रखा है और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर देते हैं, और जो सॉल्यूशन काम में लिया है वो कौन सा है, HCl। और आप भी जानते हो HCl सॉल्यूशन में कैसे रहेगा, H+ और Cl- में, ठीक है जी, समझ गए यहां तक। चलो जी अच्छी बात है। अब मुझे पता है इधर वाला पार्ट क्या होता है, एनोड, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, कैथोड, ठीक है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये कंफर्म है, ये हमेशा होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहां पर क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन होता है, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे जो साइन होते हैं वो उल्टे लगाए जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, देखो समझो ध्यान से। चलो देखो, मैं बात कर रहा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जानते हो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूव करना, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब या अपचयन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई यहां तक बात सबको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, तो एक बात बताओ, H+ और Cl- में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन तो वही निकालेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ कि H+ में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है भैया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन Cl- में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, Cl-। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन निकालता है, Cl- निकालता है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, Cl- यहां जाएगा, ठीक है। अब बताओ माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास, इसलिए यहां क्या लगा होता है, प्लस। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब Cl पे क्या चल रहा है, माइनस, तो ये अपने आप कहां जाएगा, प्लस वाले के पास, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस। समझ में आ गया कि प्लस माइनस क्यों चेंज कर दिए, ठीक है, ठीक, चलो अच्छी बात है। और H+ कहां पे रिएक्ट करता है, माइनस के पास। अब देखो रिएक्शन होती कैसे, तो सेल रिएक्शन की बात करते हैं।
तो देखो यहाँ पर सेल्फ रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, सबसे पहले रिएक्शन कहां होती है? एनोड पे। ठीक है, तो बताओ एनोड पे रिएक्शन कैसे होगी? तो आप जानते हो Cl माइनस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमने Cl पे कन्वर्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि Cl हाइड्रोजन हुई, Cl हुई, Br हुई, I होगी, ये सारे डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, द्विअणुक रूप में होते हैं। ध्यान रखना, समझ में आ गई बात? इसका मतलब Cl2 बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पे कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते थे और करके, मैं तो चाहता था कि Cl2 निकले, तो देखो यहां पर मैं क्या ले लेता? हाफ। चाहे तुम ये करो चाहे तुम ये करो, बात क्या है? बराबर। लेकिन जब भी Cl बाहर निकले तो कौन सी गैस के रूप में निकलेगी? Cl2 गैस के रूप में। तो बताओ एनोड पे कौन सी गैस बाहर निकल रही है? Cl2 गैस बाहर निकल रही है। ये जो एरो का लगाया है मैंने, ये एरो, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लगा देता हूं, ये Cl2 गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इस एरो का मतलब था गैस बाहर निकल रही है। कहां बाहर निकल रही है? एनोड। ठीक है, अब कहां रिएक्शन होगी? कैथोड पे। तो मैं दोनों ही करा रहा हूं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब एक इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, देखो 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे होता है क्या, अब अपने पास क्या है? H+, ये रहा H+। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल। और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकाल देगा? H2 गैस। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तो रिएक्शन इसी से कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ये लो H+, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो और उसको क्या बाहर निकाल देगा? ये हाफ H2। हाफ H2 का मतलब एक हाइड्रोजन, फिर भी H2 ग्रुप में। तो चाहे आप फर्स्ट लिख दो या आप सेकंड लिख दो, बात क्या है? बराबर। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? कंफर्म बात है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो कहां से कहां होगी? कैथोड से एनोड होगी क्या? नहीं भाई, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। अब तो दे रहे हो तब तो सेल चल रहा है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो बताओ तुमने यहां पर इस रिएक्शन में पहले क्या दी? इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करवाई? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप जानते हो वैद्युत अपघटन सेल करते ही क्या है? वैद्युत एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। भाई तुमने बैटरी लगाई है यहाँ पे, ये क्या लगाई है? बैटरी। अब तुम बैटरी दे रहे हो तब रिएक्शन हो रही, तो इस बैटरी से तुमने इस वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? केमिकल एनर्जी। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो इस डायग्राम को हटा रहा हूं, आगे मुझे करना है। अब इसमें कोई भी रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, तो चलो मैं सेकंड वाली को ले लेता हूं, आप कोई भी ले सकते हो ना। अब मैं सेकंड को ले लेता हूं। Cl माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ? हाफ Cl2 में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। दूसरी रिएक्शन क्या थी? H+, यही एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गया? हाफ H2। अगर मैं इस रिएक्शन को जोड़ दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो बताओ क्या बन गया? Cl माइनस H+, और क्या मिल गया आपको? हाफ Cl2 प्लस हाफ H2। इसका मतलब यहाँ पे 2 तरह की गैसें निकली। ये गैस कहाँ निकलती है? एनोड पे, और ये गैस कहाँ निकलती है? कैथोड पे। समझ में आ गई बात? और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये गैसें हमेशा कहाँ निकलती है? इलेक्ट्रोड पे। कहाँ निकलती है? इलेक्ट्रोड पे। तो जहां इलेक्ट्रोड होगा वहीं पे कौन आती है? गैस आती है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, तो आपस में बता देता हूं, जहां पे इलेक्ट्रोड होता है वहीं पे गैस लिखी जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो साफ कर दूं। मैं वापस से थोड़ा बता देता हूं जो भूल गए हैं। मैंने पढ़ाया था गैल्वेनिक सेल,
और मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो जवाब देना दोनों में, कौन सा, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। ध्यान रखना, इसको वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वोल्टामीटर, वोल्टामीटर सेल। और इसको क्या बोलते हैं? वोल्टियस सेल, वोल्टियस सेल। ठीक है, दोनों डिफरेंस है, वो वोल्टामीटर और ये वोल्टियस सेल। चलो ये बताओ क्या करता है ये केमिकल एनर्जी को, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। ये क्या करता है? इसका उल्टा, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? ये केमिकल एनर्जी। समझ में आ गई यहां तक सबको बात? पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताओ मुझे। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कैथोड होता है और क्या होता है? यहाँ पे एनोड होता है। यहां पर भी क्या होता है? कैथोड होता है और क्या होता है? यहाँ पे एनोड होता है। बताओ कैथोड पे ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण करते हैं। और एनोड पे क्या करते हैं? ये रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। साइन क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये तो कंफर्म हो, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। लेकिन यहां पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और यहां क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्यों हुआ था मैंने आपको चीज समझा दी थी, तो ये ध्यान। ये नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, इसमें सॉल्ट ब्रिज काम में लेते हैं, लवण सेतु, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो अगला पॉइंट देखो, इसमें दो कंपार्टमेंट काम में लेते हैं, पता है ना, हमने ऐसे 2 कंपार्टमेंट काम में लिए थे और हमने इसको सोल्ट ब्रिज से जोड़ा था। यहां पर कितने कंपार्टमेंट काम में लेते हैं? केवल एक ही कंपार्टमेंट काम में लेते हैं। समझ में आ गया? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना पूरा। आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट है? 2, और यहाँ पे कितने? 1, ठीक है। चलो अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और यहां पर क्या काम में लेते हो आप? बैटरी। चीजें ध्यान रखना थोड़ी सी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड को नापने काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है? देता है, अप्लाई करवाता है। समझ में आ गई बात सभी को यहाँ तक? तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? एनोड टू इनमें भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो आप ये भी पॉइंट समझ चुके हो, ठीक है। तो देख लो, ये सारे पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आप इनको 2 से 3 बार लर्न करना, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। चलो मिटा दूं मैं, एक बार नोट कर लो फटाफट। हो गया? चलो मैं हटा रहा हूं इसको। देखो इस चैप्टर में जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है ना। फिर बुक्स आप रिवाइज कर लेना, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इस चैप्टर के। चलो जी, तो यहां तक हमने दोनों सेल के बारे में पढ़ लिया। पहला गैल्वेनिक सेल के बारे में और दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में, ठीक है जी।